तो दोस्तों कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हमारे पास आज एक नहीं दो नहीं बहुत सारी कहानियां और कुछ छोटे किस्से हैं। मगर सुनने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो ठीक जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों ये कहानी आज से 3 साल पहले की है, जब मैं 15 साल की थी। मेरा नाम निक्की है और मैं हरियाणा में सोनीपत से बिलोंग करती हूँ। तो ठीक उस समय मैं 10th क्लास में थी। मैं स्कूटी से ट्यूशन जाया करती थी। सब कुछ बड़े ही आराम से चल रहा था, लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। वैसे तो मेरे साथ मेरे 4 दोस्त और भी जाते थे, लेकिन उस दिन मेरे दोस्त छुट्टी पर थे। सबके सब घूमने गए हुए थे और ठीक मेरे प्री बोर्ड चल रहे थे, तो मैं जा ही नहीं पाई। ये नवंबर की बात है। उस दिन मुझे ट्यूशन से घर आते वक्त थोड़ा लेट हो गया। ट्यूशन 4 से 6 बजे तक का था और उस दिन मुझे 7 वहीं पर बच गए। वैसे आपको बता दूं कि मेरे घर और ट्यूशन का रास्ता मात्र 2 किलोमीटर का है। बस कमी थी तो एक चीज की, वो ये थी कि जिस रास्ते से हम आते थे वो बिल्कुल सुनसान रहता था। इसका एक और भी कारण था, और वो कारण ये था कि उस रास्ते के बीच में एक शमशान घाट पड़ता था। लेकिन सच कहूं तो हमें इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मैं जैसे ही उस दिन वहां से निकली तो पहले तो सब कुछ ठीक था, पर जब मैं शमशान के पास आई तो मुझे अजीब सा लगने लगा। मुझे अचानक ऐसा लगा कि मेरी स्कूटी पर ठीक मेरे साथ कोई बैठा है। सच कहूं तो मैंने जैसे ही मिरर में देखा तो मैं एकदम से चौंक गई, क्योंकि मेरे पीछे एक औरत बैठी हुई थी। और तो और उस औरत का आधा चेहरा जला हुआ था। उसी बीच जब मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो अचानक मेरा फोन बजने लगा। वैसे आपको बता दूं कि मैं हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूं, और तो और मेरे हाथों में कलावा और गले में लॉकेट भी है। तो ठीक जैसे ही मेरा फोन बजा तो हनुमान चालीसा शुरू हो गई। उसी बीच जब मेरा ध्यान मेरे फोन की तरफ गया तो अचानक से मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि जैसे मेरी स्कूटी फिर से हल्की हो गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो इस बार मुझे वहां कोई नहीं दिखा। लेकिन दोस्तों होली को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि आगे चलने के बाद मेरी स्कूटी अचानक से बंद हो गई। कई बार कोशिश करने के बाद स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने अपने भैया को फोन किया, जिसके बाद मेरे दोनों भाई मुझे लेने के लिए आए। अब दोस्तों यहां तक तो सब कुछ ठीक था, मगर जब उन्होंने मुझे देखा तो मैं ठीक स्कूटी के पास मदहोश हालत में पड़ी थी। मेरे बड़े भैया ने मुझे कार में बैठाया और छोटे भैया मेरी स्कूटी लेकर घर आए, और ये बेहोश वाली बात मुझे मेरे भाइयों ने बताई। दोस्तों सच कहूं तो मैंने कॉल करने के बाद स्कूटी चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं चली। और जब ठीक मैंने स्कूटी के मिरर में देखा तो मुझे वही औरत दोबारा नजर आई, और ठीक जब मेरी नजर उसकी आंखों में पड़ी तो मैं अचानक वहीं बेहोश हो गई। सच कहूं तो मुझे पूरे 2 दिन बाद होश आया। मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। घर वालों को मेरी तबीयत के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने ये सारी बात अपनी माँ को बताई तो माँ मुझे तुरंत ही एक पीर बाबा के पास लेकर गई। बाबा ने बताया कि ये भगवान में इतना विश्वास करती है और इसके हाथ और गले में जो लॉकेट है इसी की वजह से ये बच गई, क्योंकि जिस चीज को इसने देखा था वो वहां बहुत लोगों ने देखी है। सच्चाई तो ये है कि 2-3 लोग तो इसके कारण मर भी चुके हैं, मात्र 2 या 3 दिनों में ही। बाबा ने कहा कि वो औरत अभी भी इसी के साथ है, लेकिन वो इसे कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि जब तक इसके पास ये लॉकेट है वो इसका कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों इसके बाद बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और साथ ही मुझे 2 कील भी दी। कहा कि इसे अपने घर के दोनों तरफ गाड़ देना, इससे यह शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। दोस्तों सच कहूं तो इन सब के बाद मुझे कई दिनों तक बुरे बुरे सपने आते रहे। कहीं ना कहीं वो औरत मुझे हर रोज दिखाई देती थी, हाँ पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। वैसे मैं ब्राह्मण परिवार से हूं और हमारे घर में हर संडे हवन होता है,
लेकिन उन दिनों हम हर रोज हवन करने लगे थे। धीरे धीरे वो औरत दिखाई देना बंद हो गई। सच कहूं तो मुझे हनुमान जी पर इतना भरोसा है कि मैं बिल्कुल नहीं डरी। और तो और मैं महेश सर की कहानियां हर रोज सुनती हूं। मैं चाहती हूं कि आप मेरी ये कहानी जरूर अपने चैनल पर लाएं। मुझे आपकी आवाज में इस कहानी को सुनना है। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी निक्की की कहानी। उम्मीद है आपको इनकी कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हाय, मैं मुंबई से हूं, बोरावली। मैं आपको बताती हूं कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। सच कहूं तो वो दिन जब भी याद करती हूं तो अंदर तक डर जाती हूं। वो एक एक पल मेरे लिए एकदम खौफनाक था। खैर, हुआ ये था कि उन दिनों मैं नाला सुपारा पीजी में रहती थी। उस वक्त मेरी दोस्त की एक लड़की से दोस्ती हुई। उसका नाम था काजल। हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। साथ ही हमारे पीजी से थोड़ी ही दूरी पर उसका एक बॉयफ्रेंड भी रहता था। और ठीक उन दिनों मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो ठीक मैं उसे भाई बोलती थी। लेकिन क्या बताऊं आपको, उसके बॉयफ्रेंड की नजर मुझ पे थी। आखिरकार वो कहते हैं ना कि प्यार करने वालों के दुश्मन बहुत होते हैं। बस तो ठीक उस भाई के घर के आसपास उनकी मुंह बोली मासी रहती थी। वो चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी मेरे फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से हो जाए। बस एक यही कारण था कि हम लोगों ने वहां से पीजी छोड़ के करजत शिफ्ट होना पड़ा। हमने वहां पर जो रूम लिया वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि मैं जैसे ही अंदर घुसी तो मुझे अजीब सी मनुसियत सी लगने लगी। अचानक ऐसा लगने लगा कि जैसे शायद हमारे अलावा यहां और कोई भी हो। रूम देखते देखते मेरी फ्रेंड ने कहा कि क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि आजा सफाई में मदद कर। बस फिर क्या था, इसके बाद काम करते करते पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। और फिर रात हुई, सबने डिनर किया और मेरी दोनों सहेलियां सो गई। मैं अकेली हॉल में सोती थी। वो बिल्डिंग 1 BHK की थी। हर वक्त न जाने क्यों ऐसा लगता था कि कोई तो मुझे घूर रहा है। ठीक मैं भी अपनी सहेलियों की तरह चुपचाप हॉल में सो गई। बस एक बात बता दूं कि जहां मैं सोई हुई थी वहां से किचन साफ साफ दिखाई देता था और उसके बाजू में वॉशरूम भी। पर खैर, मैं सो चुकी थी, लेकिन मेरी नींद 3 से 4 बजे के बीच में खुली। मैंने देखा कि शेड के ऊपर एक बिल्ली जैसी दिखाई देने वाली कोई तो चीज थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो तो कुछ अजीब सा ही रूप था, नीचे से इंसानी और ऊपर से बिल्ली जैसा। मैं डर के मारे मुंह पर चादर डालकर सो गई। मन ही मन एक अजीब सा डर सता रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। इसके बाद अगला दिन आया। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। वही समय, वही जगह, मुझे दोबारा वहां कुछ दिखा। इस बार वहां कोई खड़ा था। सच कहूं तो उस चीज ने अचानक से मेरी तरफ देखा। मैंने पहली बार उसे देखा था। मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैं चुपचाप चादर मुंह पर डालकर सो गई। लेकिन दोस्तों, नींद कहां आती। इसी तरह एक दिन मेरी फाइट मेरी फ्रेंड के साथ हो गई। उस दिन मैं वहां से निकलकर बाहर चली गई। एक्चुअली वो एक पहाड़ी इलाका था, तो मैं ऐसी कुछ ऊपर जाकर बैठ गई। मैं बस रोए जा रही थी। नहीं मालूम पर न जाने क्यों मेरी लड़ाई होते जा रही थी, जबकि इससे पहले जहां हम रहते थे वहां कभी ऐसा नहीं हुआ। हालांकि हम दोनों सगे तो नहीं हैं, पर एकदम बहनों की तरह रहते हैं। लेकिन जब से यहां आए हैं तब से लगातार रोज लड़ाई होती है। उस वक्त मैं बस रोए जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं न जाने अपने एक परिवार से कितनी दूर चली गई हो। हालांकि मैं ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं बहुत दूर हूं। फोन पर मां से बात हो जाया करती थी। मैं ठीक वहीं बैठी रही। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत तेजी से वहां से भागा हो। अजीब सी काली परछाई थी। मैंने तुरंत मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वहां कोई था। इसके बाद मैं उठी और वहां से उठकर सीधा घर आ गई। घुसते ही किचन सामने दिखता था और जहां मैं बैठी थी उस दिन हमने चिकन बनाया था। थकान बहुत ज्यादा थी। मैं चुपचाप जाकर सो गई। रात के 3 या 4 बजे के बीच मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई मेरी पीठ पर बहुत तेजी से कांटा मार रहा हो।
अचानक मेरी नींद खुली तो सामने कोई भी नहीं था। पीठ में दर्द के कारण मैं अचानक से उठी थी। एक बार को तो ऐसा लगा कि शायद मेरी फ्रेंड मेरे साथ मजाक कर रही है, पर इतनी रात को कोई मजाक करेगा, ये भी एक अलग बात थी। मैं चुपचाप एक सपना समझकर उसे दोबारा सोने लगी। दोस्तों, शायद इससे ज्यादा बुरा होना बाकी था। आपको बता दूं कि मैं जिधर सर रखकर सोती थी उधर पैर रखकर सोने लगी थी। मैं अब दोबारा आधी नींद में थी तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर से कोई काली परछाई मेरा गला दबा रही थी। उसे देखकर मैं एकदम डर गई। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने तुरंत ऊपर वाले को याद किया। मैं भगवान का नाम लेने लगी। थोड़ी देर में सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। इसके बाद मैं उठी और रोते हुए अपने दोस्तों के रूम में गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर तुझे क्या हुआ। दोस्तों, मैं बोलने की हालत में नहीं थी, बस रोए जा रही थी। जब उन्होंने मुझे चुप कराया तो मैंने एकदम से सारी बात बोल डाली। उस रात मैं उन दोनों के बीच में सोई। सुबह उठते ही मेरी एक फ्रेंड बोली कि यहाँ पास में ही एक दरगाह है, एक बार वहां जाके देख, अच्छा फील करेगी। दोस्तों, सच कहूं तो अब तो मुझे उस घर से भी डर लगने लगा था। अब तो रातों को अकेले सोने की आदत भी छूट गई थी। हर पल ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई मुझे घूर रहा है। पर खैर, मैं दरगाह गई। वहां मुझे एक मौलाना जी मिले। उन्होंने मुझे देखकर कुछ पानी फूका और कुछ राख की तरह था, वो उन्होंने पानी में डाल दिया। उन्होंने कहा कि इस राख को अपने तकिए के नीचे रखो या फिर अपने बिस्तर पर फैला दो। अगर इच्छा हो तो अपने शरीर पर भी लगा सकते हो। मैंने तुरंत उनसे पूछा कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि उस दिन जब तुम बाहर बैठकर रो रही थी, उस वक्त तुम्हें कोई चीज दिखाई दी थी। तभी तुम्हें लगा कि कोई वहां से बहुत तेजी से भागा हो, और वो मगरिब का टाइम था, यानी उस वक्त 7 बज रहे थे। उसी बीच वो आत्माएं तुम्हारे घर तक आ गई थी। बस एक यही कारण है कि वो तुम्हें परेशान कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई चल रहा हो, कोई फुसफुसा रहा हो, कोई मुझे घूरता रहता है। मौलाना जी ने कहा कि वो एक खबीज था जो कि तुम्हें परेशान करता था। उस रात नापाकी में तुम बाहर गई थी। पर खैर दोस्तों, घर आने के बाद मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि जिस कपड़ों को पहनकर तो उस दिन बाहर गई थी, उन कपड़ों को आग लगा दे। बड़ों का कहना है कि जिस कपड़ों में ये सब होता है और जिस दिन से शुरुआत होती है, उन कपड़ों को जला देने से बुरी बलाएं भी चली जाती है। वैसे दोस्तों, मैंने ठीक ऐसे ही किया। लेकिन इतना सब सुनने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। मुझे अकेले सोने से भी डर लगता था। जब सहन ना हुआ तो मैं ये सब कुछ छोड़कर अपनी फैमिली के पास आ गई। बस यही थी मेरी ये कहानी। सच कहूं तो कहानी लिखते समय भी मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो सब आपके सामने है। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी सबा की कहानी। वाकई इनकी कहानी बड़ी ही अजीब थी। भगवान न करे किसी के साथ कभी ऐसा हो। खैर, मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हेलो सभी दोस्तों, आप सबको बता दूं कि मैं महेश सर की कहानियां पिछले 2 हफ्तों से सुन रहा हूं और मैं इस चैनल का एक नया सब्सक्राइबर भी हूं। ठीक मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे साथ हुई ये घटना मैं सभी के साथ शेयर करूं। वैसे मेरा नाम समुद्रो है। मैं आसाम में एक छोटे से गांव बरतांडू में रहता हूं। ये कहानी 2 साल पहले मेरे साथ हुई थी। ये एक सच्ची कहानी है। एक दिन की बात है, मैं दिन के समय दोस्तों के साथ घूमने गया था और शाम को घर पहुंचते पहुंचते लगभग 7 बजे होंगे। उसी वक्त मेरी जेब में से सिगरेट का पैकेट मेरी मां को मिल गया। फिर मां ने पूछा कि ये क्या है। मैंने कहा कि ये दोस्त का सिगरेट है, शायद उन्होंने मेरे पॉकेट में डाल दी। अब दोस्तों, मां कहां मानने वाली थी। सच्चाई तो यह है कि कोई भी नहीं मानेगा। मां ने मुझे डांटना शुरू किया। डांट खाकर मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैं चुपचाप घर से बाहर निकल गया। मैं ठीक पास के ही एक ब्रिज के पास जाकर अपना मोबाइल चला रहा था। तब तक 8 बज चुके थे। उसी बीच मैंने देखा कि मेरे सामने से एक आदमी आ रहा था जिसकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी थी। उसे देखकर मुझे थोड़ा बहुत डर लगने लगा। उसी वक्त मुझे मेरे दोस्त का कॉल आया। मुझसे कहने लगा कि तू है कहां, आजा गेम खेलते हैं। मैंने कहा रुक, मैं ब्रिज पर हूं, आता हूं। मैं ठीक घर जाने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि वो आदमी मेरे सामने
ब्रिज के उस साइड खड़ा था और वो लगातार मुझे ही देखे जा रहा था। मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया क्योंकि अंधेरा हो रहा था, लेकिन तभी उसने मुझे अपने पास बुलाया। मैं डरता हुआ धीरे धीरे उसके पास गया। पास जाते ही उसने मुझसे कहा कि बेटा मुझे उधर आगे तक छोड़ दो। दोस्तों, मेरे पास वैसे टॉर्च नहीं थी। मैंने धीरे से मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और उसे ठीक आधे रास्ते तक छोड़ दिया। मैं पूछना चाहता था कि आप उधर कहां जाओगे, लेकिन कुछ बोलने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। चलते चलते मैंने हिम्मत करी और थोड़ी आगे और चलने के बाद पूछ ही डाला। मैंने कहा कि अंकल आप उधर कहां जाओगे? उधर तो आगे जंगल है। उस आदमी ने कहा कि वहां मेरा कोई इंतजार कर रहा है। मैंने पूछा कौन? इसके बाद उसने जवाब नहीं दिया। वो बस थोड़ा सा आगे गया और कहने लगा कि बस अब तुम यहां से जा सकते हो। दोस्तों, इसके बाद मैं वापसी में थोड़ा जल्दी जल्दी आ रहा था। उसी बीच मेरे सामने एक गाड़ी आई, मेरी ही जान पहचान का था। उसने गाड़ी रोकी और मुझसे पूछने लगा कि कहां जा रहे हो। मैंने कहा कि बस एक आदमी को छोड़कर आया हूं, लेकिन तुम लोग कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा कि बस यहीं दारू पीने जा रहे हैं। इतना कहकर वो लोग जाने लगे। उसी बीच मैंने तभी पीछे मुड़कर भी देखा। मैंने देखा कि गाड़ी की लाइट से मुझे कुछ दिखाई दे रहा था। हाँ, शायद वो वही आदमी था जहां से खड़े होकर उसने मुझे जाने को कहा था। वो तो अभी भी उधर ही खड़ा था। इसके बाद मैं भागता हुआ निकला। भागते भागते अचानक मेरा पैर किसी गोल सी चीज के ऊपर आ गया। मैं एकदम से फिसल के गिर गया। जब मैंने देखा तो वहां पर तो कुछ भी नहीं था। नहीं मालूम मैंने किस चीज के ऊपर पैर रख दिया। मैं जल्दी से उठा और वहां से भागने लगा। किसी तरह मैं वापस उसी ब्रिज तक पहुंच गया। उस वक्त ब्रिज से कोई आ रहा था, जिसे देखकर मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ। मुझे लगा कि शायद वो हमारे गांव का ही होगा। मैं भी ठीक धीरे धीरे निकल पड़ा ताकि मैं उसके साथ जा सकूं। सच कहूं तो मुझे अकेले जाने में डर लग रहा था। थोड़ी ही दूरी पर एक शिव मंदिर भी था और ठीक मंदिर की लाइट में जब मैंने उसको देखा तो मैं एकदम से चौंक गया। कुछ ही सेकंड में मैं पहले से भी ज्यादा डर गया, क्योंकि दोस्तों, मैंने जिसको अभी थोड़ी देर पहले जंगल की तरफ देखा था, ठीक वही आदमी था। मैंने आंखें बंद करके वहां से ऐसी दौड़ लगाई कि सीधा घर के गेट के पास ही पहुंचा। उस वक्त मैंने लंबी लंबी सांसें ली और घर के अंदर चला गया। सच कहूं तो मैं बहुत थक गया था। मैं सीधा बिस्तर पर लेट गया और उस दिन जल्दी सो गया। अगली सुबह मुझे बहुत तेज बुखार था। पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। घर के पास ही एक फार्मेसी था। मां ने डॉक्टर को घर बुलाया, लेकिन मेरा बुखार बिल्कुल कम नहीं हुआ। ठीक हमारे घर के पीछे कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ा आदमी भी रहता है, जो कि मोमडन है। कह सकते हो कि एक तरह से उसे तांत्रिक भी कहते हैं। मां ने उसको घर पर बुलाया। उन्होंने कुछ सामान यानी पानी और चावल और कुछ लाने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने कुछ मुंह में बड़बड़ाया और मेरे ऊपर फूंक मारा। इसके बाद उन्होंने मुझे कोई मीठी चीज खाने को दी। उसे खाकर कुछ ही समय बाद मेरे पैर का दर्द कम हो गया। मैं चुपचाप बैठा था कि अचानक से उन्होंने एक सवाल दागा। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने कोई लाल मटके को तोड़ा है? मैंने कहा कि नहीं, मैंने कोई लाल मटका नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा नहीं, तुमने किसी चीज के ऊपर पैर रखा था। ये लो ताबीज। बाबा ने ताबीज में कुछ मंत्र पढ़े और फूंक मारकर मुझे पहना दिया और इसके बाद वो चले गए। दोस्तों, 3 दिन बाद जाकर कहीं मेरा बुखार नॉर्मल हुआ। तब से लेकर अब तक मैं अक्सर रात को अकेला कहीं नहीं जाता हूं। वैसे कहानी तो मेरी इतनी ही थी, पर नहीं मालूम कि वो बूढ़ा आदमी कोई भूत था या कुछ और। मुझे कुछ भी नहीं पता कि आखिर उस दिन मेरे साथ क्या हुआ। और बात रही लाल मटके की, तो हाँ, एक बार मेरा पैर तो किसी चीज पर लगा था, मगर जब मैंने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। नहीं मालूम कि क्या कोई वो जादू टोने की चीज थी। जो भी था, आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी समुद्रों की कहानी, जो कि आसाम के एक छोटे से गांव बरतंडू के रहने वाले हैं। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल नई थी। मैंने आज तक इस तरह की कहानियां नहीं सुनी। हाँ, इतना तो आप सभी ने सुना होगा कि कई बार चौराहे पर टोने टोट के होते हैं। अक्सर उन पर पैर रख देने या कोई मजाक करने से बुरी चीजें हमारे साथ हो जाती हैं। मगर यहां तो कुछ और ही था। वो लाल मटका आखिर क्या था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं।
दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूं और ठीक जो कहानी मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी मेरे ही पड़ोस में रहने वाली एक भाभी के साथ बीती हुई रियल घटना है। मुझे आज भी याद है, उस वक्त रात का समय था। मेरे माता पिता ममता भाभी के कमरे में बैठे थे। वो लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उतने में मेरे भैया काम पर से आ गए। इसके बाद भाभी ने उन सब के लिए चाय बनाई। सबने चाय पी। फिर वो लोग काफी देर तक बातचीत करते रहे। बात करते करते काफी समय हो गया। यही कोई रात के लगभग 1 बज गया। मेरी माँ वहां से उठ के सोने के लिए आ गई। इसके बाद मेरे पिताजी और भैया आपस में बात करने लगे। काफी देर के बाद पिताजी भी सोने के लिए आ ही रहे थे कि अचानक ही मेरी भाभी को कुछ होने लगा। वो अजीब तरीके से हंसने लगे। पिताजी और भैया देखकर एकदम हैरान हो गए। भैया ने कहा कि ममता, क्या तू पागल हो गई है? लेकिन वो तो जोर जोर से हंसने लगी। उसी बीच भैया ने गुस्से में उनको एक थप्पड़ मारा। भाभी ने तुरंत ही उनका गला पकड़ लिया और बोलने लगी कि मैं तुझे मार डालूंगा। पिताजी ने तुरंत उनके बाल कसकर पकड़ लिए। वैसे बता दूं कि मेरे पिताजी ज्योतिष विद्या जानते हैं। इसके बाद वो उनको हमारे कमरे में ले आए, क्योंकि हमारे कमरे में मां काली माता की बड़ी सी तस्वीर लगी है। उन्होंने उनको पकड़कर तस्वीर के सामने बैठा दिया। पिताजी ने तुरंत उससे पूछा कि बता, तू कौन है और इसको क्यों मारना चाहती है? कुछ ही पलों में उसने अपना नाम बताया। कहा कि मैं जमीर खान हूं, मेरी मौत कार दुर्घटना में हुई है। तभी मेरे पिताजी ने उनसे पूछा कि तू इसको क्यों मारना चाहता है? इसने तेरा क्या बिगाड़ा? उसने कहा कि मैं इसको और इसके बच्चे को मार डालूंगा। पिताजी ने कहा, पर क्यों? उसने कहा कि जब ये इसको ब्याह कर लाया था तब रास्ते में रात के 2 बजे इसकी गाड़ी खराब हो गई थी। उस वक्त इसको टॉयलेट लगी थी और ठीक जहां पर इसने ये किया वहां पर मेरी कब्र थी। बस तभी से मैं इसके पीछे पड़ गया और मुझे ठीक इसकी पत्नी पसंद आ गई। इसको तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। और हाँ, मैंने तो उसका एक लड़का भी मार दिया है। पिताजी ने तुरंत पूछा कि क्यों? उसने कहा, जब भी मैं इसके पास जाता था ये आने नहीं देता था। जब इसकी मां खेत में काम करने गई तब मैंने इसके लड़के को छत से नीचे फेंक दिया। पिताजी ने गुस्से में कहा, तू ये बता, इसे छोड़ने का क्या लेगा? तो उसने कहा, इसकी जान। पिताजी बोल पड़े, वो तो तुझे नहीं मिलेगी। फिर पिताजी ने पूछा, बता तू क्या पीता है? दारू? उसने कहा, नहीं, मैं सिगरेट पीता हूं। पिताजी ने कहा, अभी रात के 1:45 हो रहे हैं, अभी तो सारी दुकानें बंद हो गई, बीड़ी पिएगा? उसने कहा, हाँ। दोस्तों, पिताजी ने जैसे ही उसे बीड़ी दी तो उसने एक झटके में खत्म कर दी। वो नजारा देखकर हम लोग हैरान हो गए। ऐसा नजारा हमने पहले कभी नहीं देखा था। पिताजी ने कहा कि इन सबको छोड़ दे, ये सब अनजानी से हुआ है। उसने कहा, ठीक है, अगर ये गलती मानता है तो उसको कहो कि जहां मेरी कब्र बनी है ये ठीक रात के 2 बजे आकर बस वहां कुछ मीठा लाकर रख दे। भैया ने कहा कि देख, मैं रात को नहीं आ सकता, दिन में तू मुझे कभी भी बुला ले। पिताजी ने कहा, छोड़ दे इसको, वरना मैं तेरे ऊपर ये मंत्रित पानी छिड़क दूंगा। दोस्तों, वो गंगा जल था। उसे देखकर वो एकदम छटपटाने लगा, कहने लगा कि ऐसा मत करो, मैं जल जाऊंगा। पिताजी ने कहा, छोड़ जल्दी से। वो कहने लगा कि इसने मेरे साथ ठीक नहीं किया। भैया एकदम से बोल पड़े कि मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दे। दोस्तों, जैसे तैसे करके वो मान गया। इसके बाद भाभी एकदम से बेहोश हो गई। होश आया तो वो अचानक से रोने लगी, क्योंकि ऐसा हादसा उनके साथ पहली बार हुआ है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। बस आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर आप खुले में शौच करते हैं तो आसपास देख कर करें, नहीं मालूम कब कहां किसकी समाधि भी हो सकती है। बुरी आत्माएं किसी भी चीज को अपना घर बना लेती हैं, चाहे वो कोई पुराना पेड़ हो या कोई कूड़ेदान। इन्हीं की वजह से ये बुरी आत्माएं शरीर में प्रवेश करती हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी सिद्धार्थ की कहानी, जो कि फरीदाबाद में रहते हैं। दोस्तों, इनके पिताजी ज्योतिष हैं, साथ ही इन्होंने जो अपने पड़ोसी के बारे में बताया वो भी बड़ा भयावह था। और उम्मीद है कि उन्होंने एक ही दिन में ये सब कुछ शांत कर दिया। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं।
मेरा नाम ऋषि है, मैं दिल्ली में रहता हूं। दोस्तों, मेरी नौकरी ऐसी है कि अक्सर मुझे ओवर टाइम लगाना पड़ता है। इसी तरह एक दिन मैं जॉब से घर लौट रहा था। रात के 11 बज रहे होंगे। चलते चलते रास्ते पर मुझे एक पीपल का पेड़ दिखा और उसके बगल में एक तालाब। अक्सर वहां पर लोग छोटे बच्चों को दफनाने जाते हैं। मुझे पीपल के पेड़ के पास एक खूबसूरत सी लड़की दिखी। मुझे लगा कि इतनी रात गए ये लड़की कहां जा रही होगी। मैंने बाइक रोककर उससे पूछा कि आप रात गए यहां क्या कर रहे हो। उसने जवाब दिया कि मैं अपने छोटे भाई से मिलने आई थी, मैं बस यही थोड़ी ही दूरी पर रहती हूं। मैंने कहा कि आपको आगे तक छोड़ दूं। उसने कहा नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा कि चलो यहां से कोई कार या बस, यहां तक कि कोई ऑटो भी नहीं है, आप कैसे जाओगे। इसके बाद दोस्तों वो बाइक पर बैठ गई। चलते चलते आगे एक हॉस्पिटल था, उसका नाम था हिंदूराव। वो हॉस्पिटल ठीक जंगल के बीचों बीच में पड़ता था। उसने मुझे रोड के किनारे रोकने को कहा। मैंने उससे पूछा कि यहां तो दूर दूर तक कोई घर नहीं है। उसने कहा कि मैं यहीं रहती हूं जंगल में। दोस्तों, एक बार को तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई गरीब लड़की होगी जो कि यहीं आसपास झोपड़पट्टी में रहती होगी। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैं ठीक देर रात घर पर पहुंच गया। मैंने हाथ पैर धोए और खाना खा के चुपचाप सो गया। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, अचानक मुझे वही लड़की खिड़की के पास दिखाई दी। साथ ही कुछ बच्चों के रोने की आवाज आई। मैंने ध्यान से सुना तो वो आवाजें बाथरूम से आ रही थी। मुझे लगा कि शायद बाहर कोई बच्चा होगा, पर रात के 3:30 पर कौन होगा। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। उसी बीच अचानक मेरे सर पर किसी ने हाथ रखा। मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा तो पाया कि बालकनी की खिड़की खुली थी। वहां से बड़ी अजीब सी महक आ रही थी, जैसे किसी कपड़े के जलने की। मैं तुरंत उठकर बाहर देखने लगा। मुझे सड़क पर 4 बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। वो बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल गोल चक्कर काट रहे थे। अचानक उन सबकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। मुझे देखते ही वो बड़े ही गुस्से से मुझे लगातार देखने लगे। उसी बीच मुझे मेरे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने देखा कि एक लड़की जो कि खून से लथपथ कपड़े और उसके चेहरे का मांस भी कटा हुआ था। सच कहूं तो ये सब देखकर मैं अचानक बेहोश हो गया। सुबह जब मैं उठा तो मेरे सर में दर्द की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं धीरे से उठा और नहाने के लिए चला गया। मैंने बाल्टी पर देखा तो किसी का चेहरा बना हुआ था जो कि मुस्कुरा रहा था। ये सब तुरंत मैंने अपने घर पर मम्मी पापा को बताया। उन्होंने कहा कि शायद तुम्हारा वहम होगा, लेकिन जब मां ने बाल्टी पर नजर डाली तो वो समझ गई कि कुछ तो बात है, वरना इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, घर पर हवन कराने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ। दिन पर दिन मैं खाना पीना नहीं खा पा रहा था। कहीं ना कहीं मुझे वही आवाजें रोज सुनाई देने लगी। कभी कभी तो मुझे वो पीपल के पेड़ के पास 4 बच्चों की लाश दिखाई दी थी। मैं परेशान होकर पंडित जी के पास गया। उन्होंने कहा कि ये एक मसान है जो कि पानी में रहता है। तेल और चिकनी चीजों पर यह सब कुछ बहुत जल्दी हावी होते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि जो लड़की तुमने देखी असल में वो एक किन्नर थी जो कि मसान बन गई। वो तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन वो मार नहीं पाई क्योंकि तुम्हारे घर में रुद्राक्ष की माला है। पंडित जी ने कहा कि एक उपाय है, अगर हिम्मत है तो ही करना। उन्होंने कहा कि 2 अंडे और 2 नींबू, साथ ही थोड़ा सिंदूर रख के 4 लोग साथ में रख के एक काले कपड़े में राख रखकर रात में जब कोई न देख पाए तब तुम जाना। बस याद रहे, पीछे मुड़कर मत देखना। बस इसे चौक के किनारे पर जाकर रख देना। और हाँ, ध्यान रहे वापस उस रास्ते से मत जाना। इसके बाद तुम्हें दूसरे रास्ते से घर जाना होगा। दोस्तों, आप सबको एक बात बता दूं कि ये सब कुछ करने के बाद भी कुछ भी सही नहीं हुआ। अब तो हम दिल्ली छोड़कर नोएडा में रहते हैं। हाँ, पर तब से काफी सब कुछ ठीक हो गया है। बस इतनी ही थी ये कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी ऋषि की कहानी। अब नहीं मालूम इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि परेशानियां खत्म होने के बजाय और बढ़ती चली गई। हालांकि इतने इलाज के बाद हर कोई इंसान ठीक हो जाता है, मगर ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान उन्हें घर छोड़कर मिला। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त हो चला है हमारे आज के छोटे किस्सों का। आइए सुनते हैं पहला किस्सा।
दोस्तों, मेरा नाम अभिनव वशिष्ठा है। मैं खुजरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। एक दिन शाम को करीब 7:30 बजे ट्यूशन पढ़कर आ रहा था। मेरे ट्यूशन से घर के रास्ते में एक खाली मैदान पड़ता है। अंधेरा हो रहा था। मैं वहां से जा ही रहा था कि मुझे अचानक वॉशरूम आई। मैं ठीक साइड में खड़ा होकर वॉशरूम करने लगा। वो एक पेड़ था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं ये सब करने के बाद वहां से अकेला घर नहीं जा रहा हूं। मेरे साथ एक आत्मा भी है। सच कहूं तो मैं घर तक तो नॉर्मल ही गया, लेकिन जब रात को सोने के लिए मैं अपने बेड पर गया तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे ऊपर बैठ गया हो। बदन बहुत भारी सा हो गया था। मैं उठ भी नहीं पा रहा था। ऐसे में मैंने अपनी माँ को आवाज लगाई। यकीन मानना, जब वो आई तब मैं एकदम नॉर्मल हो गया। माँ ने कहा कि इतनी तेज क्यों चीखा? मैंने कहा मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे ऊपर कोई बैठा है। माँ ने कहा तू थक गया होगा, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। दोस्तों, शायद मुझे भी ऐसा ही लगा। मैं चुपचाप सोने की कोशिश करने लगा। फिर करीब रात के 2:30 बजे किसी ने मुझे जोर का थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ इतना तेज था कि मेरे गाल पर उंगलियां छप गई। मैं भागकर अपनी माँ के पास गया। माँ समझ चुकी थी कि मैं आज ट्यूशन से अकेला नहीं आया। मैं अपने साथ एक आत्मा भी लेकर आया हूं। इसके बाद माँ और पिताजी ने मुझे अपने पास सुलाया। सुबह होते ही वो मुझे एक अघोरी बाबा के पास ले गए। फिर उन्होंने मुझ पर गंगा जल डाला और मुझे एक धागा पहनाया। उन्होंने बताया कि जब ये ट्यूशन से आ रहा था तब इसने टॉयलेट एक आत्मा के ऊपर कर दिया था, लेकिन यह आत्मा ज्यादा बुरी नहीं थी, इसलिए तुम बस उस जगह जाकर माफी मांग लो। दोस्तों, इसके बाद हम उस आत्मा से माफी मांगने गए। साथ ही आपको एक बात और बता दूं कि इस बात को 1 साल हो गया है और अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ। धन्यवाद। हेलो सभी दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु शर्मा है। मैं राजस्थान बेहोर से हूं। ऐसा बहुत कम होता है कि जिस दिन सोते टाइम मैं महेश सर की कहानियां ना सुनूं। खैर, ये बात 2018 की है, जब मैं 12वीं क्लास में था। आपको बता दूं कि मैं 12th क्लास में हॉस्टल में था। मैं एक बार मेरे घर आया था। लगभग दिसंबर स्टार्टिंग की ही बात होगी, लेकिन जिस दिन मैं वापस हॉस्टल गया उस दिन सभी रूम पार्टनर अपने अपने घर चले गए। मैं रूम में अकेला था। समय बीतता गया और जैसे ही 10 बजे तो टीचर ने सभी को सोने के लिए बोल दिया। मैं अकेला बोर होने लग गया था। मैं ठीक दूसरे दोस्तों के रूम में चला गया। करीबन 10-20 का टाइम हो चुका था। हॉस्टल में सभी लाइट्स ऑफ थी। मैंने जाके उनको बोला कि मेरे को नींद नहीं आ रही है। उन्होंने कहा तो हम क्या करें? दोस्तों, मैं कुछ समय उनके साथ रहा। फिर थोड़े ही समय बाद अपने रूम में वापस आ गया। मैं उनके रूम से लड्डू लेकर आया था, जो कि मैंने अपने रूम में लाकर रख दिए। इसके बाद मैं रजाई ओढ़कर सो गया। कुछ ही समय बीता था कि मुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। थोड़ी देर तक मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन वो आवाज नहीं रुकी। मैंने एकदम से कंबल हटा दिया। मैंने देखा कि जो मेरे साथ 3 फ्रेंड्स थे उनके बिस्तर बेड से नीचे गिरे हुए थे। मैं एकदम से रूम से निकला और दोस्तों के रूम में चला गया। मैंने दोबारा उनको डिस्टर्ब किया था। सब के सब नींद में थे। उन्होंने कहा कि तूने ये सब क्या नाटक लगा रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, उनकी बातों से मुझे हौसला मिला। मैं वापस रूम में आया और उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ी और चुपचाप सो गया। वो रात तो जैसे तैसे निकल गई। अगले दिन संडे होने के कारण टीचर्स ने हमें खेलने के लिए बोला था। उस दिन मेरा बहुत तेज बॉडी पेन हो रहा था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। जैसे तैसे पूरा दिन निकल गया। रात होते होते मेरा सर भारी हो गया। मैंने टीचर से मेडिसिन ली और जल्दी सो गया। सर दर्द कम नहीं हो रहा था। दोस्तों, इसके बाद मैं अपने घर आ गया। फिर कम से कम 15-20 दिन बाद जाकर मैं पूरी तरह ठीक हुआ। उम्मीद है आपको ये मेरी सच्ची घटना जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम एमडी फिरोज है। मैं पूर्णिया बिहार से हूं। दोस्तों, मेरे घर से 1 किलोमीटर के पास एक नदी है। मैं और मेरे चाचा का लड़का मछली पकड़ने गए थे। नदी के पास एक आम का बगीचा है। हमने ठीक उसी के किनारे नदी में कांटा लगाया हुआ था। हम वहीं पर रुके रहे। थोड़ी देर बाद आवाज आई। लगभग शाम के 8 बजे। वो आवाज बकरी की थी। उस वक्त हम दोनों भाई हैरान हो गए कि इतनी रात में बकरी की आवाज कहां से आई।
हम दोनों को समझने में देर नहीं लगी कि वो एक छलावा है। हम दोनों ने तुरंत ही कुरान पाक कलमा पढ़ी। तब जाकर कहीं वो आवाज बंद हुई और हम घर चले गए। कहानी छोटी सी है, मगर मैं उम्मीद करूंगा कि ये कहानी सर जरूर सुनाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम विकास खुराना है। मैं झारखंड के धनबाद का रहने वाला हूं। मुझे तंबाकू खाने की आदत थी और मैं तंबाकू अपने पास रखता नहीं, क्योंकि घर के कारण घर में कोई पकड़ ना ले। वैसे मेरा एक दोस्त है जिसको मैं कभी भी कॉल करूं तो उसके पास मिल जाती है। एक दिन मैं लगभग 12 बजे रात अपने दोस्त को कॉल करने लगा। मैंने उससे तंबाकू के लिए कहा। उसने बोला, आजा मेरे घर के पास। मैं निकल गया उसके पास रात 12 बजे। दोस्तों, मेरे और मेरे दोस्त के घर के बीच में एक बुढ़िया हुआ करती है जिसके बारे में बहुत सी अफवाहें हैं हमारे पूरे मोहल्ले में। कहते हैं कि वो एक डायन है, फिर भी हम लोग उन्हें दादी दादी करके बुलाते हैं, क्योंकि हम लोग उन्हें बचपन से देख रहे हैं। पर खैर, मैं तंबाकू लेने के लिए निकल चुका था कि तभी अचानक से वहां औरत ने मुझे बुलाया। मैंने सोचा दादी बुला रही है, जाना चाहिए। सच कहूं, आप सबको बता दूं कि मैंने उसका वो भयानक रूप आज तक कभी नहीं देखा था। सफेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी और बाल खुले थे। साथ ही उनके गले में एक मोटा रुद्राक्ष था। मैं ठीक जैसे ही उनके सामने गया तो अचानक से उन्होंने बड़े बड़े दांत दिखाकर अपना मुंह खोल दिया। सच कहूं तो उनको देखकर मैं डर गया और वहां से भागकर अपने दोस्त के पास चला गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मेरा दोस्त मुझसे पूछने लगा कि अरे तुझे क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बहुत डर गया था। मैंने बस उससे इतना ही कहा कि भाई मुझे घर तक छोड़ दे, वरना वो मुझे खा जाएगी। शुक्र था कि उसने मुझे मेरे घर तक छोड़ दिया और पूरे रास्ते वो औरत मुझे कहीं नहीं दिखी। उसका दरवाजा भी बंद था। इसके अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, मैंने सबको घर में बताया। फिर मेरे घर वालों ने मुझे रात में निकलने से मना किया। दूसरी तरफ वो बुढ़िया औरत मुझे दिखाई थी, पर कुछ बोली। दोस्तों, इसके आगे की कहानी मैं नहीं बता सकता कि मेरे साथ क्या हुआ था। यह आपके और सभी के लिए एक रहस्य रहेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियां और कुछ छोटे छोटे किस्से। उम्मीद है आपको ये कहानियां और किस्से जरूर पसंद आए होंगे। कई बार इंसान कुछ ऐसी चीजें भी करता है जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। अब देखिए ना, कोई तंबाकू के लिए रात को 12 बजे कहां जाता है। पर खैर, अगर किसी चीज की लत लग जाए तो इंसान कुछ भी कर जाता है। बाकी जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं। बाय बाय।